नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरदेंदु बंदोपाध्याय जी द्वारा रचित ब्योमकेश बख्शी सीरीज में तरंतुला जहर का द्वितीय और अंतिम अध्याय। इसके पहले अध्याय का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तरंतुला का जहर अध्याय 2। कमरे में घुसते ही मेरी दृष्टि पलंग पर पड़ी। वह कमरे के बीच में था जिसमें नंदूलाल बाबू अपनी दुबली पतली काया में तकिए के सहारे अधलेटे पड़े थे। हाथ में खुला पेन था और आग्नेय नेत्रों से हमें देख रहे थे। सिर के ऊपर फ्लोरोसेंट ट्यूब जल रही थी। बगल में टेबल लैंप से रोशनी हो रही थी जिसके प्रकाश में उस व्यक्ति को स्पष्ट देखा जा सकता था। उनकी आयु करीब 52-53 होगी, लेकिन बाल पूरे सफेद हो गए थे। त्वचा पीली, कद छोटा, शरीर का मांस लगभग सूख चुका था, जिसके कारण उनके चेहरे के दोनों ओर की हड्डियां उठकर नोकीली हो गई थी और उनकी तोते जैसी नाक होठों तक झुक आई थी। दोनों आंखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी, किंतु उस चमक के कोरों से एक मरी मछली का एहसास हो रहा था। उनका निचला होठ लटक कर झूला हुआ था। कुल मिलाकर उनकी आकृति पर एक मृत व असंतुष्ट जिजीश्वा की प्रतिछाया लगती थी। उस प्रेतात्मा जैसे शरीर का अवलोकन कर मैंने देखा उनका दायां हाथ रह रहकर थिरक जाता है। मरे हुए मेंढक के किसी अंग पर बिजली का तार छू जाने से जैसे वह एकदम उछलकर दूर गिरता है, वैसे ही उनका दायां हाथ रह रहकर उछला जा रहा था। नंदूलाल बाबू द्वेषपूर्ण निगाहों से मुझे निरंतर घूर रहे थे। ऊंची गुर्राती आवाज में गरजे, डॉक्टर तुम्हारे साथ यह कौन है? क्यों आया है यहाँ? इसे यहाँ से ले जाओ, चले जाओ यहाँ से एकदम अभी। मोहन ने मुझे देखकर संकेत में कहा कि इनकी बातों पर कान न दे। उसके बाद उसने पास जाकर पलंग पर फैले कागजों को एक और सरकाकर अपने बैठने की जगह बनाई और उनकी कलाई हाथ में लेकर नब्ज जांचने लगा। नंदूलाल बाबू विशैली हंसी के साथ कभी मुझे देखते, कभी डॉक्टर को। उनका दायां हाथ वैसे ही एक एक बार थिरक जाता था। एक क्षण बाद मोहन ने उनकी कलाई छोड़ते हुए कहा, तो आपने फिर जहर ले लिया? हाँ ले लिया, तो तुम्हें क्या है? तुम्हें क्यों दर्द होता है? मोहन ने अपने होठ चबाते हुए कहा, यह करके आप खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं और यही बात आप नहीं समझ रहे हैं। आपने अपने मस्तिष्क को जहर से सड़ा दिया है। नंदूलाल बाबू ने व्यंग करते हुए मजाक किया, अच्छा ऐसा है? मैंने अपने मस्तिष्क को सड़ा दिया? वाह क्या बात है। लेकिन आपका मस्तिष्क तो चुस्त दुरुस्त है ना, तो तुम पकड़ क्यों नहीं लेते? मेरे चारों ओर तो तुमने पहरा लगा रखा है, फिर क्यों नहीं पकड़ते? उनके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान तैर गई। मोहन उठते हुए हताश स्वर में बोला, आपसे बात करना ही फिजूल है। मैं समझता हूँ आपको आपके हाल पर छोड़ देना चाहिए। नंदूलाल बाबू बेहुदा मजाक करते रहे, शर्म नहीं आती डॉक्टर? तुम अपने को आदमी कहते हो? पकड़ लो मुझे या फिर इसे चूसो। उन्होंने चिढ़ाते हुए अपना अंगूठा दिखाया। इतना भोंडा मजाक अपने बेटों के सामने मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मोहन का धैर्य भी अब समाप्त प्राय हो चुका था। उसने कहा, ठीक है अजीत, देखकर जो भी अपना मुआयना करना चाहते हो कर लो, अब यह सहन नहीं होता। नंदूलाल बाबू का अब तक का घटिया मजाक एकाएक रुक गया। उन्होंने मेरी और विशैली आंखों से देखते हुए कहा, तुम कौन होते हो? तुम कर क्या रहे हो मेरे घर में? जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वे बोले, तुम अपने को बड़ा 30 मार खा समझते हो ना? कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी चालें यहाँ नहीं चलेंगी। भागो यहाँ से, अन्यथा मैं पुलिस को बुलाता हूँ। सब चोर उचक्के आवारा बदमाश इकट्ठा हो गए यहाँ। उन्होंने मोहन को भी अपनी गालियों में समेट लिया। हालांकि मेरे आने का मकसद नहीं भाप पाए, किंतु उन्हें शक जरूर हुआ। अरुण अब पछता रहा था। धीरे से मेरे कान में बोला, इनकी बातों पर ध्यान न देना। एक बार जहर का नशा करने के बाद ये पागल हो जाते हैं। मैंने सोचा कि जो नशा आदमी के निकृष्ट और घिनौने स्वरूप को दिखा सकता है वह कितना घातक होगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मनुष्य की इस निम्न और विकृत अवस्था पर नियंत्रण लगा सकता है? आदमी किसी नराधम स्थिति में गिर सकता है। ब्योमकेश ने मुझसे सारे तथ्यों को अच्छे से जांचकर मुआयना कर लेने को कहा था, इसलिए मैं मन ही मन कमरे की सभी वस्तुओं की सूची बनाने में लगा। कमरा काफी बड़ा था।
जिसमें कुछ चीजें थी, जैसे पलंग, कुछ कुर्सियां, अलमारी और एक छोटी बेड साइड टेबल। मेज पर टेबल लैंप के अलावा कागज पेन आदि लेखन सामग्री थी। लिखे हुए कागज फैले हुए थे। मैंने एक कागज को उठाकर पढ़ने की चेष्टा की, पर 2-3 लाइनों के बाद मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। सब अश्लील बातों से भरा हुआ था। मोहन सही कह रहा था कि उनका लेखन एमिल जोला जैसे लेखक को भी शर्मसार कर देगा। लेखक महोदय ने एक कमाल और कर दिया। कुछ मजेदार लाइनों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें लाल स्याही से मार्क किया था। सच में मैंने अपने जीवन में ऐसा निकृष्ट और घृणित मस्तिष्क नहीं देखा था। अपनी उबकाई को रोकते हुए मैंने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन तब तक वह अपने लेखन कर्म में व्यस्त हो चुका था। उसका पार्कर पेन तेजी से लिखता जा रहा था। पेन स्टैंड में एक और मार्कर पेन रखा था, जो संभवतः उस लेखन के रुकने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब शायद वह अपनी रसिक लाइनों को मार्क करे, और ठीक वही हुआ। जैसे ही पेज समाप्त हो गया, उन्होंने लाल स्याही वाला मार्कर पेन उठाकर बड़े मनयोग से कुछ लाइनों को मार्क करना चाहा, किंतु चूंकि स्याही समाप्त हो गई थी, इसलिए उन्होंने स्टैंड पर रखी लाल स्याही की दवात से फिर स्याही भरी और अपने काम में लग गए। मैंने अपना ध्यान अब दूसरी ओर लगाया। अलमारी में कुछ अधभरी दवाइयों की बोतलों के अलावा कुछ और नहीं था। मोहन ने बताया दवाएं उसने दी हैं। कमरे में 2 दरवाजे, 2 खिड़कियां थी। एक दरवाजा जिससे हम अंदर आए थे, दूसरा मुझे बताया बाथरूम में खुलता है। मैंने बाथरूम भी जाकर देखा, सामान्य जैसा ही था। तौलिया, साबुन, तेल, टूथपेस्ट आदि के अतिरिक्त कुछ नहीं था। खिड़कियां मुझे बताया गया कभी खुलती नहीं, हमेशा बंदी रहती है। मैंने देखा, लेकिन मस्तिष्क खाली ही रहा। मैंने सोचा क्यों ना दीवारों को खटखटाकर देखूं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि संभव है इन लोगों का उनमें कोई गुप्त वॉल्ट या खजाना हो। एकाएक मेरी निगाह दीवार के आले में रखे चांदी से निर्मित इत्र होल्ड पर पड़ी। उसमें सुई रखी हुई थी। मैंने उसे उठाकर देखा और आहिस्ता से अरुण से पूछा, क्या ये इत्र का उपयोग करते हैं? अचकचाते हुए उसने सिर हिलाकर कहा, कह नहीं सकता, यदि करते होते तो उनका शरीर महकता। यह कब से है यहाँ? ओह, मुझे याद है, यह पिताजी स्वयं खरीद कर लाए थे। मैंने मुड़कर देखा। नंदूलाल बाबू लेखन रोककर मुझे घूर रहे थे। उत्सुकता से मैंने रुई के टुकड़े को इत्र में भिगोकर अपनी पॉकेट में रख लिया। अंत में मैंने पूरे कमरे को एक भरपूर नजर से देखा। नंदूलाल बाबू की नजर बराबर मेरा पीछा करती रही। उनके चेहरे पर अब भी व्यंग भरी मुस्कान थी। हम लोग बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। मैंने कहा, मैं आप सब लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, कृपया सही सही उत्तर दें। हाँ, अवश्य पूछिए, अरुण बोला। मैंने पूछा, क्या आप लोग निरंतर पहरेदारी करते हैं और कौन है इसमें शामिल? अभय है, माँ और मैं। हम बारी बारी से पहरे पर बैठते हैं। हम नौकर या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देते। क्या किसी ने इन्हें कभी नशा लेते हुए देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन जब जब लेते हैं हमें पता लग जाता है। क्या किसी ने देखा है कि वे जहर कैसा होता है? जब वे खुलकर लिया करते थे तब मैंने देखा था। वह सफेद पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ है, जिसे पहले होम्योपैथी दवा की बोतल में रखा जाता था। वे फलों के जूस में इसकी कुछ बूंदें डाल लेते थे। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैसी बोतल उनके कमरे में अब नहीं है? हाँ, निश्चित रूप से। हमने कमरे को हर प्रकार से छान मारा है। तब जाहिर है वह कहीं से आता है। कौन लाता होगा? अरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें नहीं मालूम। क्या आप तीनों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कमरे में नहीं घुसता? सावधानी से सोचिए। नहीं डॉक्टर, हमारे अलावा और कोई नहीं है। मेरी जांच समाप्त हो गई। इससे अधिक मैं और पूछता भी क्या? मैं तसल्ली से बैठकर सोचने लगा कि और क्या पूछा जा सकता है। एकाएक व्योमकेश की बात याद आ गई। मैंने नए सिरे से पूछना शुरू किया, क्या इनके डाक से पत्र आते हैं? नहीं। पार्सल या कुछ और? तब अरुण ने उत्तर दिया, हाँ, सप्ताह में एक बार उनके नाम से रजिस्टर्ड लिफाफा आता है। उत्सुकतावश में आगे झुका। कहाँ से आता है? कौन भेजता है? अरुण का सिर संकोच से शर्म से झुक गया। नहीं, कलकत्ता से ही आता है। भेजने वाली महिला है, रेबेका लाइट। मैंने कहा, ओह, तो ये बात है। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है कि उसमें क्या होता है? हाँ, अरुण ने उत्तर देते हुए मोहन की ओर देखा। क्या होता है उसमें? कोरे कागज। हाँ, कुछ कागज फोल्ड करके रखे होते हैं, बस, और कुछ नहीं। मैंने अचंभे से दोहराया, और कुछ नहीं? नहीं। मैं कुछ क्षणों के लिए भौचक्का गुमसुम रह गया। फिर दोबारा से पूछा, क्या निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस लिफाफे में कुछ और नहीं होता? अरुण मुस्कुराकर बोला, नहीं, यद्यपि पिताजी स्वयं हस्ताक्षर कर पत्र लेते हैं, पर खोलता मैं ही हूं। उन कोरे कागजों के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता।
क्या प्रत्येक पत्र को हर बार तुम ही खोलते हो? कहाँ खोलते हो? पिताजी के कमरे में, जहाँ पोस्टमैन पिताजी को हस्ताक्षर करने के बाद देता है। लेकिन यह तो विचित्र बात है, खाली कोरे कागजों को रजिस्टर्ड डाक से भेजने का मतलब? अरुण ने सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जानता। मैं काफी देर तक मूड की तरह बैठा रहा। अंत में एक निश्वास के बाद धीरे से जाने के लिए उठा। पहली बार जब रजिस्टर्ड लिफाफे का जिक्र हुआ तो मुझे लगा था कि मैंने निशाना मार लिया, लेकिन बाद में निराश होना पड़ा। वह द्वार अभी तक ज्यों का त्यों बंद है। मुझे लगा कि यद्यपि यह रहस्य है तो आसान, किंतु सुलझाना मेरी बुद्धि के कौशल से बाहर है। चेहरे भी धोखा देते हैं। जहर और लकवे से ग्रस्त इस वृद्ध का चेहरा वैसा ही है। इसकी चालाकियों से सुलटना मेरे बस की बात नहीं। इसके लिए ब्योमकेश जैसी तेज धार वाली स्पष्ट व कुशार्ग बुद्धि की जरूरत है। मन में हताशा थी। सोचा जांच की पूरी रिपोर्ट ब्योमकेश को दूंगा। इसी उद्देश्य से उठने ही वाला था कि मन में एक बात कौंध गई। मैंने पूछा, अच्छा यह तो बताइए, क्या नंदूलाल बाबू किसी को पत्र लिखते हैं? अरुण बोला, नहीं तो अलबत्ता हर महीने मनी ऑर्डर जरूर भेजते हैं। किसे? उसी महिला को। इस पर मोहन ने स्पष्टीकरण दिया, वह कभी नंदूलाल बाबू की। ओ समझा। कितनी रकम भेजते हैं? काफी बड़ी रकम, हमें नहीं मालूम क्यों भेजते हैं। उत्तर मेरे होठों पर आते आते रुक गया। पेंशन। लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला और मोहन को वहीं छोड़कर घर से बाहर आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो 8 बजने वाले थे। ब्योमकेश अपने कमरे में था। मेरे खटखटाने पर द्वार खोलते हुए बोला, कैसा रहा रहस्य खुला? नहीं, मैंने कहा। बैठ गया। ब्योमकेश एक कागज को मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर पढ़ रहा था। उसने मुझ पर तेज दृष्टि डालकर कटाक्ष किया। कब से इतने शौकीन बन गए हो या इत्र फुलल? अरे भाई, इत्र लगाया नहीं, केवल ढोकर लाया हूं। मैंने पूरा वृतांत विस्तार से ब्योमकेश को बता दिया। ब्योमकेश ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। अंत में मैंने कहा, मैं तो सुलझा नहीं पाया दोस्त, अब तुम्हें दखल देना होगा। लेकिन मेरा मन कहता है इस इत्र की बारीकी से खोजबीन इस रहस्य को सुलझा सकती है। रहस्य? किसका? ब्योमकेश ने इत्र की रुई को सूंघते हुए कहा, वह क्या खुशबू है, शुद्ध अंबुरी इत्र है। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? और वह इत्र को अपनी कलाई पर रगड़ते हुए बोला, हाँ क्या कह रहे थे, क्या सुलझेगा? संभव है इत्र के बहाने नंदूलाल बाबू का। मैंने हिचकिचाते हुए कहा। ब्योमकेश ठहाका मारकर हंस दिया। क्या ऐसी खुशबूदार चीज छिपाई जा सकती है जिसकी खुशबू दूर तक फैलती हो? क्या तुम्हें कोई चिन्ह मिला जिसके आधार पर तुम कहते हो कि नंदूलाल बाबू वास्तव में इसका प्रयोग करते हैं? नहीं, किंतु नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तुम गलत जगह दस्तक दे रहे हो। दूसरी ओर देखने की कोशिश करो। यह देखो कि वह जहर भीतर कैसे आता है, कैसे नंदूलाल बाबू सबकी नजरों के सामने गटक लेते हैं। कोरे कागज रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों आते हैं? उस महिला को पैसा क्यों भेजा जाता है? इन सब बातों पर तुमने ध्यान दिया? मैंने निराश स्वर में कहा, मैंने इन सभी बातों पर सोचा, लेकिन रहस्य का हल खोज लेना मेरे बस की बात नहीं। फिर से सोचो, जरा ध्यान लगाकर सोचो। बस की बात नहीं का क्या मतलब? हताशा से तो हताशा ही मिलती, यह तुम भी जानते हो। एक बार फिर गहराई से में डूब कर सोचो और जब तक हल ना मिले तब तक सोचते रहो। कितना कहकर उसने फिर लेंस को उठा लिया। मैंने पूछा, तुम कब जाओगे? मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन गहराई में नहीं सोच पा रहा। यह जालसाज। और फिर से वह मेज पर झुक गया। मैं उठकर ड्राइंग रूम में आ गया। आराम कुर्सी पर लेटकर दोबारा सोचने लगा। जो भी हो, इतना मुश्किल तो नहीं लगता और ऐसा लगता है कि मैं सुलझा भी सकता हूँ। शुरुआत फिर से की जाए। कोरे कागज रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों? क्या उन कागजों में किसी गुप्त शाही से लिखा कोई संदेश है? यदि वह है भी तो उससे नंदूलाल बाबू को क्या लाभ? उससे उन्हें जहर की खुराक कैसे मिलती है? चलो मान लिया जाए कि जहर कमरे में नंदूलाल बाबू तक पहुंच भी जाता है, पर उसे छिपाते कहाँ हैं और कैसे? होम्योपैथी दवा की बोतलों में कैसे रखते हैं इतनी नजरों के सामने? और फिर उनके कमरे की जांच पड़ताल के लिए लोग भी तो आते जाते रहते हैं। वे कैसे करते हैं यह सब? इन तमाम सवालों पर गहन चिंतन करते हुए अब तक मैं 5 चिरुट पी चुका, किंतु मैं एक प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाया। मैंने अंततः उम्मीद छोड़ दी थी कि एकाएक फिर एक विचार सूझा। मैं उठकर सीधा हो गया। क्या ऐसा संभव है? और क्यों नहीं संभव हो सकता? सोचने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन हो भी तो सकता है। ब्योमकेश भी तो कहता है यदि समस्या का एक तथ्यात्मक रास्ता निकल सकता है, भले ही अटपटा क्यों ना हो, उस पर चलना बुद्धिमानी है। इस मामले में वही रास्ता अपनाना चाहिए। मैं ब्योमकेश के पास जाने ही वाला था कि वह स्वयं आ गया। उसने मेरे चेहरे को देखा तो उस उत्सुकतावश पूछा, क्या कोई सुराग मिला? हाँ लगता है। बताओ क्या बात है?
जब बताने की बारी आई तो मुझे कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन मैंने उसे दरकिनार करते हुए कहा, देखो मुझे अभी भी याद है कि मैंने नंदूलाल बाबू की दीवारों पर मकड़ियों को देखा है। मुझे लगता है कि वे उनको पकड़कर खा जाते हैं। व्योमकेश की हंसी फूट पड़ी। अजीत, तुम सच में एक महान विद्वान हो। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अरे भाई, ये दीवारों की मकड़ियां यदि इन्हें कोई खा भी लेता है तो शरीर पर कुछ दानों के अलावा कुछ नहीं होता, कोई नशा नहीं होता, समझे? आहत स्वर में मैंने कहा, ठीक है, तुम ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? व्योमकेश गंभीर मुद्रा में कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक चिरूट सुलगाकर पूछा, क्या तुम समझ पाए हो कि कोरे कागज डाक से क्यों आते हैं? नहीं। क्या तुमने यह सोचा कि वो महिला को हर महीने भुगतान क्यों किया जाता है? नहीं। क्या तुम अब तक नहीं समझ पाए नंदूलाल बाबू अश्लील कहानियों में कुछ लाइनें क्यों अंडरलाइन करते हैं? नहीं। क्या तुम सोच पाए? हाँ, शायद। कहते हुए व्योमकेश ने चिरूट का एक जोरदार कश लगाया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जब तक तथ्य के बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हो जाता मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। और वह तथ्य क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग कैसा है। मुझे लगा यह मेरा उल्लू खींच रहा है। रुकी आवाज में मैंने कहा, क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक? व्योमकेश ने चुप कर आंखें खोली। मेरे चेहरे के भावों को पढ़कर बोला, तुम तो नाराज हो गए। सच सच मैं मजाक नहीं कर रहा। पूरा रहस्य केवल नंदूलाल बाबू की जीभ के रंग पर ही निर्भर कर रहा है। यदि रंग लाल है तो मेरा अनुमान सही है, और यदि वह लाल नहीं है तो यह तुमने देखने की कोशिश नहीं की है ना? नहीं, मैंने उनकी जीभ का रंग देखने की कोशिश नहीं की, व्योमकेश ने हंसकर कहा, जबकि यह पहला काम होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, नंदूलाल बाबू के बेटे को फोन करके पूछ लो, वह सोचेगा मैं मजाक कर रहा हूँ। व्योमकेश ने हाथों को हिलाया और कवि के अंदाज में बोलने लगा, डरना क्या, घबराना कैसा, हिम्मत है तो रुक जाना कैसा। मैं दूसरे कमरे में गया, फोन का नंबर ढूंढकर फोन किया। मोहन अभी तक वहीं था। उसी ने फोन उठाया और जवाब में बोला, मैंने तुम्हें यह नहीं बताया क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि यह जानकारी इस रहस्य के कोई मायने रखती है। उसने कहा, नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग सुर्ख लाल है और अटपटा भी लगता है यह, क्योंकि वे पान वगैरह खाते नहीं। लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैंने व्योमकेश को इशारे से बुलाया। उसने पूछा, रंग लाल ही है ना? तो मिल गया। उसने फोन को लेते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। उस आपकी समस्या सुलझ गई। हाँ, अजीत ही नहीं सुलझाई, मैंने तो केवल थोड़ी मदद की है। मैं तो आप जानते ही हैं उस जालसाज के केस में फंसा हुआ था, उसे भी मैंने सुलझा लिया। अब आपको अधिक कुछ नहीं करना, केवल लाल शाही की दवात और पेन को उस कमरे से हटा दीजिए। हाँ बस ठीक है, यही। आप अब समझ गए होंगे, और कल समय निकाल कर हमारे यहाँ आ जाइए, मैं पूरा खुलासा विस्तार से समझा दूंगा। नमस्कार। जरूर, मैं आपका आभार अजीत तक जरूर पहुंचा दूंगा। मैंने आपसे नहीं कहा था कि उसका मस्तिष्क आजकल तेज धार की तरह हो गया है? और व्योमकेश ने हंसते हुए फोन रख दिया। ड्राइंग रूम में लौटने पर मैंने जरा कठोर होते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ मुझे भी टुकड़ों टुकड़ों में हल्फ सूझ रहा है, पर तुम विस्तार पूर्वक बताओगे कि तुमने कौन सा तरीका अपनाया? व्योमकेश ने घड़ी देखकर कहा, खाने का समय हो गया, पुतीराम कभी भी बुला सकता है। फिर भी चलो संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ। तुम शुरू से ही गलत मार्ग पर चल रहे हो। पहला प्रमुख काम यह पता लगना है कि वह जहर कमरे में घुसता कैसे है। उसके पैर तो नहीं जो चलकर पहुंचे। जाहिर है कि उसको लाने वाला कोई तो है। वह कौन है? 5 लोग अंदर जाते हैं, डॉक्टर, 2 लड़के, पत्नी और एक अन्य व्यक्ति। ये 4 व्यक्ति तो लाएंगे नहीं, तो वो रहा 5वां व्यक्ति। अच्छा, तो ये 5वां व्यक्ति कौन है? वह 5वां व्यक्ति पोस्टमैन है। वह सप्ताह में एक बार आता है और जहर उसके जरिए कमरे में घुसता है, लेकिन लिफाफे में कोरे कागज के अलावा कुछ नहीं होता। यही तो चालाकी है। सब लोग यही सोचते हैं कि लिफाफे में ही शायद जहर होता है, इसलिए लोगों का ध्यान पोस्टमैन पर नहीं जाता। पर यह पोस्टमैन बहुत तेज आदमी है। वह कब शाय की दवात बदल देता है किसी को पता नहीं चलता। रजिस्टर्ड पोस्ट से कोरे कागज भेजने का उद्देश्य केवल पोस्टमैन को नंदूलाल बाबू के कमरे में प्रवेश करवाना है। और फिर तुमने अपनी जांच में एक और भूल की कि कीजियो महिला को भेजे जाने वाले पैसे को तुमने पेंशन मान लिया। यह परंपरा कहीं भी नहीं रही। यह रकम जहर की कीमत है जो वह महिला पोस्टमैन के जरिए नंदूलाल बाबू तक पहुंचाती है। अब देखो, जहर नंदूलाल बाबू के हाथों में कैसे पहुंचाता है और कोई शक भी नहीं करता, लेकिन कमरे के अंदर भी निरंतर पहरा रहता है, तो कैसे वे उसे खा लेते हैं? और यही उनका लेखन काम में आता है। कागज और कलम, शाही सब कुछ वही है। जहर के लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह काम वे बैठे बैठे ही कर लेते हैं। वे काले पेन से लिखते हैं और बीच बीच में लाल पेन से लाइनें खींचते हैं, और जब भी अवसर मिलता है लाल पेन के निब को मुंह से चूस लेते हैं। जब पेन में स्याही खत्म हो जाती है तब वे उसे दोबारा भर लेते हैं। अब तुम समझे उनकी जीभ का रंग लाल क्यों है। लेकिन तुमने यह कैसे जाना कि लाल स्याही होगी? क्या काली नहीं हो सकती थी? अरे नहीं,
तुमने देखा नहीं काली शाही का प्रयोग कितना अधिक है। क्या नंदूलाल बाबू चाहेंगे कि उनकी कीमत यूं ही बर्बाद होती रहे? इसलिए लेखन के कुछ भागों को ही अंडरलाइनिंग अर्थात लाल शाही का प्रयोग करते हैं। अब समझा कितना आसान लगता है? बेशक आसान है, लेकिन इस चालाकी के पीछे जो मस्तिष्क काम कर रहा था उसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से ही ने ही अब तक इतने लोगों को मूर्ख बनाया हुआ था। तुमने ये कैसे जाना? बहुत आसानी से। इसमें दो ही बातें ऐसी थी जो अटपटी थी, जिनका पूरे केस से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन दोनों पर ही मुझे शक हुआ। पहली, कोरे कागजों का रजिस्टर्ड पोस्ट से आना। दूसरी, नंदूलाल बाबू का धुआंधार लेखन और उसमें कहीं कहीं लाल स्याही से मार्क करना। इन दोनों बातों पर जब मैंने गहनता से सोचना शुरू किया तो मुझे केस का सुराग अपने आप टकरा गया, और अब देखो वह जालसाज भी। इतने में दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। हम दोनों ही उस कमरे की तरफ दौड़े। व्योमकेश फोन उठाकर बोला, कहिए, कौन साहब बोल रहे हैं? ओ डॉक्टर साहब जी, कहिए। क्या नंदूलाल बाबू ने हंगामा पैदा कर दिया? वे क्रोध से लाल पीले हो रहे हैं। अरे ये तो होना ही था। क्या वे अजीत को भदी गालियां दे रहे हैं, बेहुदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? ये ठीक नहीं, गलत है, उन्हें रोका जाना चाहिए, क्योंकि उनका मुंह यदि बंद नहीं किया जा सकता तो कोई और उपाय भी नहीं। जी जी नहीं, अजीत इसके लिए क्यों बुरा मनाएगा? वह जानता है कि इस दुनिया में अच्छा काम निंदनीय है। उसे मालूम है कि फूल के गुलदस्तों के साथ साथ ईंट पत्थर भी मिलते हैं। यही तो दुनिया है। तो ठीक है सर, विदा लेता हूँ, नमस्कार।